Welcome to the one short video of simple harmonic motion. So the definition, एक ऐसा टू एंड फ्रो मोशन जिसमें कोई रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा हो उसको मीन पोजीशन पे वापस लाने के लिए, ऐसे मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक पार्टिकल है जिसने x इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया, पहले राइट साइड जाएगा, तो हर एक पोजीशन पे उसको लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, जैसे कि अगर वो यहाँ पे है तो उसको इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, जब वो वापस यहाँ पे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तब भी उसको इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। ओके, सो सच मोशन इज नोन एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें फोर्स जो है हमेशा अपनी मीन पोजीशन की तरफ लगता है, एंड द फोर्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू के एक्स। ओके, सो एक ऐसा टू एंड फ्रो मोशन जिसमें एक फोर्स लग रहा हो जिसकी वैल्यू होनी चाहिए के एक्स, और वो उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन रहनी चाहिए, तो सच मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे एक x जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम मीन पोजीशन, द k वैल्यू इज spring constant and the force is the restoring force. The minus sign shows the restoring nature, so that now the standard equation of a simple harmonic motion. So any kind of motion जिसमें जो x होगा, जो फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया जाता है, या अगर कोई x आपको ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम मिले जो मोशन डिपिक्ट करता हो, और अगर वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, डी स्क्वायर एक्स बाई टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, वो मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब ये इक्वेशन कैसे आती है? इट्स वेरी सिंपल। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज माइनस के एक्स, और कोई भी नेट फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एम ए के इक्वल रहता है, तो एम ए मस्ट बी इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स बाई टी टी स्क्वायर। एम एम गेट्स कैंसल आउट, सॉरी माय मिस्टेक। सो एक की जगह पे हम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिखेंगे, ये इक्वेशन टू और इक्वेशन वन को हम कंपेयर कर देंगे। तो एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स लेफ्ट साइड आएगा, सो एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो, एंड फिर एम से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, सो ये इक्वेशन हमें मिलती है। और यहाँ पे ये जो के बाय एम है, दिस के बाय एम इज नोन एज और इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी of the motion measured in radian per second. Okay. तो द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम हमने देखा कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे एक्स, वो उसका सोल्यूशन भी है और वो मोशन डिपिक्ट करेगा। तो एक जनरलाइज्ड इक्वेशन एक्स की जो हमेशा उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, वो रहती है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वाला फॉर्मेशन, और एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव वाला फॉर्मेशन। ये दो जो एक्स है विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज यू कैन सी, एक्स जो है वो भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और इस इक्वेशन में भी एक्स जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। वन इज वेडिंग विद एज अ साइन वेव एंड द अदर इज वेडिंग एज अ कोसाइन वेव। Both are, as sine and cosine function are interconvertible. Both are the correct way to write, but the more proper way in doing calculation will be x equal to a sine omega t plus 5. Therefore, we'll keep our focus on x equal to a sine omega t plus 5. अब यहाँ पर जो a होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t is the instantaneous time, and 5 is the known as initial angle, which is or simple epoch. The other name is. And this entire term omega t plus 5 is known as the phase of SHM. Now, time period and frequency of a simple harmonic motion. So, using the formula omega square equal to m by k जो हमने ऊपर देखी, यहाँ से अगर हम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम से थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ओमेगा को टू पाई बाई टी लिख के, इस इक्वेशन में अगर हम ओमेगा को टू पाई बाई टी लिखे और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमें आंसर आएगा, that is equal to 2 pi under root m by k. Now, if the graph is plotted of a simple harmonic motion, अगर हम x वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट करते हैं, so अगर x if it is varying as a sin omega t, यहाँ पे अगर पार्टिकल t इक्वल टू जीरो पर अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो देखो टाइम में ये वाला जो पॉइंट है उसमें x भी जीरो है और t भी जीरो है।
तो अगर पार्टिकल अपना मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन टी इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो जो ग्राफ वो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा एंड अ साइन के विल बी जनरेटेड ऑसिलेटिंग बिटवीन प्लस ए एंड माइनस ए. But let's say if the particle is starting from any other position except mean position, in that case, at t equal to 0, your x is not 0. It can be anything. It can be a by 2, a by 3, 5 by 4. Sorry, it cannot be 5 by 4. It can be 4a by 5. But it can be any number other than 0. In that case, we need to take into account the initial position and therefore see the graph is not starting from x equal to 0. It is starting from obviously t equal to 0, but it is having some y coordinate which is x, which depicts that the graph is not starting from the mean position or the motion is not starting from the mean position. इसका एग्जांपल मैं आपको एक दिखा सकता हूँ कि अगर पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहा था, सॉरी पता है, ठीक है, तो अगर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है जीरो से प्लस ए माइनस ए के बीच में, पार्टिकल अगर यहां से स्टार्ट कर रहा है तो ये वाला ग्राफ आता है, दिस ग्राफ इज जनरेटेड. ओके, यहां से स्टार्ट करके अगर राइट साइड जाएगा तो ये ग्राफ जनरेट होगा. बट अगर यहाँ बीच में से कहीं स्टार्ट कर रहा है वो, या यहाँ कहीं से, डजेंट मैटर, जीरो के जीरो पे नहीं है वो, तो फिर हमें कुछ इनिशियल पोजीशन कंसिडर करनी पड़ती है. इस इनिशियल पोजीशन को मैंने नेक्स्ट डिस्कस किया है, वैल्यूज ऑफ फाइव, हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ फाइव में. सो बट ऐसा कोई ग्राफ होता है, तो इन जनरल द ग्राफ ऑफ एनी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज लाइक दिस. ऑब्वियसली इट विल ऑलवेज जनरेट अ साइन कर्व. ओके, अब एक बात याद रखो, मोशन ऐसे नहीं हो रहा. मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई भी तरीके से हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी. सिंपल पेंडुलम है, वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्चुअल ट्रेजेक्टरी कोई भी शेप की रह सकती है. बट व्हेन यू ड्रॉ द कर्व ऑफ एक्स ऑन वर्सेस टी, इट इज जनरेटिंग अ साइन कर्व. ओके, ये याद रखना. नाउ हाउ टू सिलेक्ट द वैल्यूज ऑफ फाइव, द मेन पॉइंट. I delete all of this stuff. Yeah. So moving ahead, how to select the values of five. तो मैंने दो तीन केसेस लिए यहाँ पे. केस वन, एट टी इक्वल टू जीरो, अगर वो एक्स इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कर रहा हो, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके प्लस ए की डायरेक्शन में जा रहा है, तो जब मैं एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूंगा, मुझे टी की वैल्यू भी जीरो पुट करनी पड़ेगी. तो लेफ्ट साइड जीरो है, जीरो बाय ए जीरो हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू साइन ओमेगा इंटू जीरो अगेन जीरो हो जाएगा. तो लैंड अप विद जीरो इक्वल टू साइन फाइव. अब यहाँ पर फाइव की दो वैल्यूज पॉसिबल है, फाइव इक्वल टू जीरो एज वेल एज फाइव इक्वल टू पाई. अब दोनों में से कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किया है कि अगर वो x इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करके पहले प्लस ए की तरफ जा रहा है तो आपको फाइव इक्वल टू जीरो लेना है. बट अगर x इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करके माइनस ए की तरफ जा रहा है तो आपको फाइव इक्वल टू पाई लेना है. तो जब फाइव इक्वल टू जीरो लोगे तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी जनरेट होगा, और जब फाइव इक्वल टू पाई लोगे तो आपको फाइव की वैल्यू पाई रखनी है. तो उस केस में x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई जनरेट हो रहा है. एंड साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी आया, विच डज मेक सेंस कि जब वो एक्स इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो, और जैसे ही मोशन आगे जा रहा है वो पहले माइनस ए की तरफ जा रहा है. और यहाँ पे भी आपको नजर आएगा कि पहले जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो पहले जैसे ये पाई बाय टू होगा ये वन हो जाएगा और एक्स इक्वल टू माइनस से आंसर आएगा. ओके, सो जो ग्राफ पे हमने बताया, जो जो मोशन के एग्जांपल में हमने दिखाया एक डायग्राम में, वो और मैथमेटिकल जो इक्वेशन मिलती है वो एक दूसरे को अलाइनमेंट में, वो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही है. तो आपको सिंपल शब्दों में याद क्या रखना है कि अगर मोशन एक्स इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे एक्स इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करके पहले प्लस ए की तरफ जा रहा है तो इपॉक्स जीरो होगा और एक सिंपल एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी जनरेट होगा इक्वेशन में. बट अगर एक्स इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करके माइनस ए की तरफ जा रहा है तो इनिशियल एंगल पाई होता है और एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी आएगा आंसर इक्वेशन का. नाउ सेकेंड वाला केस, लेट्स से एट टी इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू ए से स्टार्ट किया.
अब जब x इक्वल टू प्लस ए से स्टार्ट किया, तो अब एक ही डायरेक्शन है उसके पास जाने के लिए कि वो वापस ही आएगा। ए से आगे तो जा नहीं सकता। तो हम सॉल्व करते हैं फाइव लाने के लिए। तो a इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए कैंसिल हो जाता है दोनों साइड से। तो वन इक्वल टू साइन फाइव जनरेट हुआ, क्योंकि ओमेगा इंटू जीरो जीरो हो जाएगा वहां पे। तो वन इक्वल टू साइन फाइव जनरेट हुआ। अब कौन सी वैल्यू पे साइन वन होता है? तो 90 डिग्री, दैट इज पाई बाय टू रेडियन पे। तो फाइव इक्वल टू पाई बाय टू लिखा हमने। तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू जनरेट हुआ। अब पाई बाय टू प्लस थीटा इज साइन पाई बाय टू प्लस थीटा इज कॉस थीटा। आप लोग ये चीजें लर्न कर सकते हो। तो अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट्स हो तो ये चीजें, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको नहीं पता होंगे। तो अगर जिनको आते हैं वेल एंड गुड, जिनको नहीं आते तो काइंड ऑफ याद रख लीजिए, साइन पाई बाय टू प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी जनरेट हुआ। देखो, आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि साइन और कोसाइन जो है वो इंटरचेंजेबल है, देयरफॉर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके दोनों आंसर्स पॉसिबल है, साइन के फॉर्म में भी और कोसाइन के फॉर्म में भी। बिकॉज एज यू कैन सी कि ऑटोमेटिकली अगर उसमें कोसाइन होगा तो वो जनरेट हो ही जाएगा कोसाइन। बट हम काम साइन से ही करेंगे। तो एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी जनरेट होता है। अब एट टी इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू माइनस ए से स्टार्ट हो, तो अगेन माइनस ए इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस, सॉरी, ए गेट्स कैंसिल आउट, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे माइनस वन रहेगा। तो माइनस वन इक्वल टू साइन फाइव जनरेट हुआ। तो एक ही पोजिशन पे ये फाइव बाई, सॉरी, एक ही एंगल पे ये माइनस वन होता है, और वो है माइनस पाई बाय टू। तो यहाँ पे हमारा आ गया एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। यूजिंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, पहले इसको माइनस कॉमन निकाले तो साइन साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, एंड देन साइन पाई बाय टू माइनस थीटा इज कॉस थीटा। यूजिंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन एक्स इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी जनरेट होता है। बट द पॉइंट हियर इज कि आपको फाइव की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो आपको बेसिकली हम यही दोनों, हमने जो पहले के तीन स्पेशल केस देखे, एक्स इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होने वाला और एक्स इक्वल टू प्लस ए माइनस से स्टार्ट होने वाला, सब में आपने किया वही है। एक्स इक्वल टू प्लस ए वाले में भी हमने प्लस ए की वैल्यू रख दी, टी को जीरो पुट कर दिया, फाइव की वैल्यू मिल गई। देन जब टी इक्वल टू जीरो पे एक्स इक्वल टू माइनस ए था, तब भी वही किया हमने। एक्स की जगह पे माइनस ए रखा, टी की जगह पे जीरो पुट करा स्टैंडर्ड इक्वेशन में, तो हमें फाइव की वैल्यू मिल जाती है। प्लस ए माइनस ए को छोड़ के बाकी सारे केसेस में फाइव की दो वैल्यूज मिलेगी। प्लस ए माइनस ए को छोड़ के बाकी सारे केसेस में दो वैल्यूज मिलेगी। जैसे मैंने यहां भी सॉल्व किया, तो जब टी इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया, तो एज यू कैन सी यहां पर भी मुझे फाइव की दो वैल्यूज मिली है। फाइव इक्वल टू जीरो एंड फाइव इक्वल टू फाइव। अब कौन सी सिलेक्ट करनी, वो डिपेंड करता है कौन सी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है स्टार्ट होने के बाद। मैं थोड़ी देर में एक और एग्जांपल देके फिर इसका जनरलाइज फॉर्म बताऊंगा कैसे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फाइव की वैल्यू डिसाइड करनी है। बट एक और एग्जांपल उससे पहले हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो के लास्ट केस, हाँ, सो अब यहाँ पे x की इक्वल टू टी इक्वल टू जीरो, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है कि x इक्वल टू जीरो और प्लस और माइनस, मतलब तीनों स्पेशल केस के अलावा कहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो लेट्स से इट स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल टू a बाई टू। तो a बाई टू इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पुट किया, a गेट्स कैंसल, वन बाई टू इक्वल टू साइन फाइव आया। अब यहाँ पे वापस फाइव की दो वैल्यूज है, माइनस फाइव टू पाई के बीच में। तो माइनस पाई टू पाई के बीच में हमेशा लेना होता है, तो दो वैल्यूज कौन सी है? सो इट इज 30 डिग्री एंड 150 डिग्री, 150 डिग्री, दैट इज पाई बाय सिक्स एंड फाइव पाई बाय सिक्स। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? तो अगर a बाई टू से स्टार्ट होके वो राइट साइड जाता प्लस ए की तरफ, तो हम पाई बाय सिक्स लेते उसको। बट अगर a बाई टू से स्टार्ट होके लेफ्ट साइड जाता पहले जीरो की तरफ, दैट इज माइनस ए की तरफ, तो हम पाई पाई बाय सिक्स लेते हैं। तो इन जनरल आपको याद क्या रखना है, दैट अगर आपको कोई स्टार्टिंग वैल्यू दी हुई है, ठीक है, अगर आपको कोई स्टार्टिंग वैल्यू दी हुई है, अगर आपको t इक्वल टू जीरो पे x की कोई स्टार्टिंग वैल्यू दी हुई है,
वट एवर वैल्यू इट इज इन टर्म्स, हमेशा उसको ए के फॉर्म में लिखने की ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन में पुट कर दे। ये इक्वेशन आएगी, कैंसिल हो जाएगा, और इस इक्वेशन के दो आंसर आएंगे। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, एक सेकंड क्वाड्रेंट का होगा। अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव में होगा तो दो आंसर आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू तब सिलेक्ट करनी है आपको जब वो प्लस ए की डायरेक्शन में जा रहा हो, और सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू आपको तब सिलेक्ट करनी है जब वो माइनस ए की तरफ जा रहा हो। सिंपल। अब वैसे ही अगर टी इक्वल टू जीरो, अगर एक्स की वैल्यू माइनस ए बाय समथिंग दी हो, तो यहाँ पे आप माइनस ए बाय एन पुट करोगे, साइन फाइव ये इक्वेशन आएगी, जैसे मैंने सारे एग्जांपल्स में करके दिखाया। तो फाइव की वैल्यू जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट की और फोर्थ क्वाड्रेंट की आएगी। यहाँ पे भी वही है कि अगर यहाँ पे ये जीरो है, अगर एक्स इक्वल टू, अगर वो ये माइनस ए है, अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, पहले माइनस ए की तरफ जाएगा। ठीक है, पहले कहाँ जाएगा, माइनस ए की तरफ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट की, सॉरी माय मिस्टेक। अगर यहाँ से स्टार्ट होके नेगेटिव साइड से कहीं स्टार्ट होके पहले माइनस ए की तरफ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू आएगी थर्ड क्वाड्रेंट की, माइनस ए अचीव होगा। और अगर पहले प्लस जीरो की तरफ वो मूव करेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला आंसर आपको लिखना है। ठीक है। ऐसा हो तो इसका भी एग्जांपल हम एक ले लेते हैं। तो लेट्स से स्टार्ट फ्रॉम एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई रूट टू। ओके, सो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे, माइनस ए बाई रूट टू इक्वल्स टू ए साइन फाइव। डायरेक्टली वो ओमेगा टी वाला स्टेप नहीं भी लिखो तो चलेगा, बिकॉज वो जीरो ही हो जाता है ओमेगा टी एट टी इक्वल टू जीरो पे। तो अगेन फाइव के दो आंसर आ गए, माइनस पाई बाय फोर एंड माइनस थ्री पाई बाय फोर। तो कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी है? तो अब डिपेंड करता है कि कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर जैसे मैंने समझाया, माइनस ए बाय रूट टू से स्टार्ट कर कर अगर वो पहले जीरो की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो आंसर आता माइनस पाई बाय फोर। तो इसकी इक्वेशन आती ए साइन ओमेगा टी, और फाइव की जगह पे हम लिखते हैं माइनस पाई बाय फोर। और अगर ये प्लस ए बाई टू टू की प्लस ए की तरफ, सॉरी माइनस ए की तरफ मूव करता, तो ये आंसर आता माइनस थ्री पाई बाय फोर। और हम इसकी जनरल इक्वेशन लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी माइनस थ्री पाई बाय फोर। ओके, आई होप इट इज क्लियर। मूविंग अहेड। So yeah, the simple harmonic motion can be plotted into a circular motion because it's a periodic motion in nature. So any y equal to a sin omega t plus 5 can be written or can be shown as the projection of a rotating vector on y-axis. As you can see, as at time t equal to 0, if phi is 0, the vector, the rotating vector will start from x-axis, showing the zero, that is mean position. तो t इक्वल टू जीरो पे मीन पोजिशन स्टार्ट होगा। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, ये ओमेगा टी की वैल्यू बढ़ती है, ये ऊपर मूव करते 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 ये प्लस ए पे पहुंचेगा पहले, एज हैपेंस इन सिंपल हार्मोनिक मोशन और एनी ऑसिलेटर। देन वापस वो रिवर्स आएगा, जीरो पे जाएगा। एट एनी गिवन इंस्टेंट द प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस गिव्स यू ए साइन ओमेगा टी। और इफ इन सम केसेस इफ फाइव इज नॉट जीरो, मतलब कुछ इनिशियल एंगल है उसका, तो उस इनिशियल एंगल की हमें कैसे अकाउंटेबिलिटी लेंगे? तो उस इनिशियल एंगल की अकाउंटेबिलिटी हम पहले ही निकाल लेते हैं, ऊपर के टॉपिक मैंने आपको दिखाया। तो एज यू कैन सी, अगर टी इक्वल टू जीरो पे फाइव जीरो भी नहीं है, फाइव नॉन जीरो है, तो ये वेक्टर एक्स एक्सिस पे नहीं होगा, यहीं पे कहीं पे इंक्लाइंड होगा। और मतलब कुछ प्रोजेक्शन उसका तब भी रहेगा टी इक्वल टू जीरो पे भी, शोइंग कि कुछ इनिशियल पोजिशन उसके पास है। ओके, सो अभी तक हमने जो देखा वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था एंड बेसिक चीजें थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब डायरेक्ट थोड़ी फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगी जो आपको याद रखनी है टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज वेलोसिटी। वेलोसिटी, सो वेलोसिटी की दो फॉर्मूलाज है, ए ओमेगा। हाँ, अगर हम एक्स की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ले, तब ये सारी फॉर्मूलाज वैलिड रहेगी। तो पहली वी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, फंक्शन ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में। और v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फंक्शन ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में, दैट इज पोजीशन के रिस्पेक्ट में। स्पेशल केसेस एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस ए पे वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है, और वो मिनिमम वैल्यू है जीरो। एंड एक्स इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, विच इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए।
अब यही चीज मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। तो जब हम पार्टिकल को यहाँ से स्टार्ट करते हैं x = 0 पे से, और ये पार्टिकल आगे जा रहा है +a पे, फिर वापस रिवर्स आएगा 0 पे, फिर वापस -a की डायरेक्शन में जाएगा और वापस आ जाएगा। तो जब वापस वो मीन पोजीशन पे आ रहा है तो वो रुकता नहीं है वहां पे। वो रुकेगा क्यों नहीं? क्योंकि उसके पास अभी वेलोसिटी मैक्सिमम है ω और वो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहती है, द वेक्टर। तो ये जो मोमेंटम वेक्टर है, ये मोमेंटम वेक्टर उसको लेफ्ट साइड लेके जाता है। अब जैसे ही वो लेफ्ट साइड बढ़ा, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है राइट साइड पे, विच इज डिक्रीजिंग द वेलोसिटी, विच इज एक्टिंग एज रिटार्डेशन एंड विच इज डिक्रीजिंग द वेलोसिटी। तो जैसे ही मीन पोजीशन छोड़ता है वो, उसकी वेलोसिटी बिकॉज ऑफ दिस रिटार्डेशन घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है, अप टिल इट रीचेज द मिनिमम वैल्यू विच इज 0। और उस टाइम पे वो मोमेंटरली वहां स्टॉप हो जाता है, फिर वापस वो राइट साइड आना स्टार्ट कर देता है। अब वापस राइट साइड आया, ये पोजीशन पे आया, अगेन यहाँ पर रुकेगा नहीं। द मोमेंटम ऑफ राइट साइड विल टेक इट टुवर्ड्स द +a, एंड same thing gets repeated infinite number of times in an ideal simple harmonic motion. In realistic way, in practical life, the viscous forces of air, or in general the friction forces or the drag forces, dissipates, takes away the energy in the form of heat, and the oscillation dies out eventually. जैसे आप लोग एक स्विंग पे बैठे होगे झूले पे, और अगर एक पुश दिया तो वो इनफाइनेट अमाउंट पे कंटिन्यू नहीं करेगा, वो बिकॉज ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स, द एयर ड्रैग वो डिक्रीज होते होते इवेंचुअली रुक जाएगा झूला। नाउ ये था वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब सेम एक्सेलरेशन dv/dt रहता है। ओके, so the two formulas, the first formula is as a function of time, -a⍵² cos ω t + 5, and the second formula -ω² x। ओके, स्पेशल केसेस वही, x = ± a पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा विच इज ±ω²a, एंड x = 0 पे द मिनिमम एक्सेलरेशन विच इज a = 0। नाउ फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड, ये याद रख लो वैल्यूज। फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं हमने ω t + 5 जो फेज होता है उसको सब्ट्रैक्ट करके। फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए इतना याद रखना कि फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहने चाहिए। मतलब अगर आप सबको साइन में अगर आप x को साइन में रखे हो तो सबको साइन में रखिए, और फिर फेज डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए, और अगर कॉस में रख रहे हो तो सबको कॉस में रखिए, फिर फेज डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए। तो जो फेज डिफरेंस है वो v और x के बीच में π/2 रहेगा, और वेलोसिटी आगे रहती है, तो वेलोसिटी लीड्स x/π/2 फेज। ये स्टेटमेंट्स याद रखना। सिमिलरली एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच में पाई का फेज होता है, और a आगे होता है x से बाय पाई फेज। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस है, एंड a लीड्स v/π/2 फेज। Now, the kinetic energy equation. So, kinetic energy is Ke is equal to half mv square. अब v की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे हम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वाली, और a ओमेगा cos ω t + 5, तो ये इक्वेशन आएगी K = ½ Ka² cos² ω t + 5, विच इज काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और अगर हम पोजीशन ऑफ x पुट करेंगे v को, दैट इज a इंटू ओमेगा इंटू ब्रैकेट, सॉरी नॉट ब्रैकेट, v की अगर हम वैल्यू पुट करेंगे ω √a² - x², तो ये वाली वैल्यू आएगी K = ½ K इंटू a² - x²। सेम, जहां वेलोसिटी मिनिमम वहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। तो x = 0 पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी ½ K²। एंड एट x = ± काइनेटिक एनर्जी मिनिमम रहती है, तो यहाँ भी K मिनिमम क्या हो जाएगी? 0। नाउ पोटेंशियल एनर्जी P कैन बी रिटर्न एज ½ kx²। कभी भी कोई वर्क डन, अगर हम स्प्रिंग, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्यों पोटेंशियल एनर्जी आती है सिस्टम में, उसका कंसेप्ट समझा रहा हूँ। कि अगर हम एक स्प्रिंग ऑसिलेटर सिस्टम रहेंगे, अगर आप स्प्रिंग को एक्सपांड कर रहे हो तो एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होता है इस डायरेक्शन में kx। तो जो भी एक्सपांशन प्रोसेस है जो आप खींच रहे हो इसको पहले, दिस इज डन अगेंस्ट दिस फोर्स, दिस इज डन अगेंस्ट दिस, एंड सो according to the equation F equals to minus of del u by del r, and in 1D it is F equals to du by dx। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और एक सिंपल लॉजिक है, whenever the work is done against a conservative force or against a force, it is stored in the form of potential energy। तो किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो जो मूवमेंट है वो रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में दी जाती है, therefore the work done is converted into potential energy।
तो यहां से आती है सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी इस ये कंसेप्ट अकॉर्डिंग। नाउ द इक्वेशन इज सिंपल, P इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम पोजीशन प्लस और माइनस ए पे, जहाँ पे ऑब्वियसली फोर्स मैक्सिमम होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा वहीं पे, जिस यू इक्वल टू हाफ के स्क्वायर, मिनिमम एक्स इक्वल टू जीरो पे होती है, जहाँ पे यू भी जीरो हो जाएगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। नाउ द ग्राफ ऑफ के ई एंड पी। सो व्हेन यू टेक एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, सिंपल, तो एक ग्राफ जनरेट होता है। ऑब्वियसली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा बिकॉज एनर्जीज की वैल्यूज पॉजिटिव ही होती है। अब टी इक्वल टू जीरो, अगर एक्स इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। देयरफॉर देखो के ई मैक्सिमम है विच इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर, एंड इट ऑसिलेट्स बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू हाफ के स्क्वायर एंड द जीरो, और एक साइन और एक ये कोसाइन कर्व जनरेट करता है। और जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें विच इज हाफ के एक्स स्क्वायर, तो अगर टी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है मोशन, तो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर जब के मिनिमम होगा तब पी मैक्सिमम होगा। सेम द वर्क एनर्जी थ्योरम, व्हेनेवर द के इज व्हेनेवर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ एक बार लगा था स्टार्टिंग में, याद रखो कोई कंटिन्यूअस एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, तो यहाँ पे इवेंचुअली तो एक्सटर्नल वर्क डन जीरो होता है, तो कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं है, सो द एंटायर के गेट्स कन्वर्टेड इनटू पी एंड द वाइस वर्सा। सो पहले जो मैक्सिमम के थी वो पी में कन्वर्ट हो जाती है एट दिस पॉइंट, और के मिनिमम हो जाती है, एंड दिस गोज ऑन बिटवीन के एंड पी। अब ये ग्राफ जो है वो चेंज होता है अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी की जगह पे कुछ और हो। इफ इट इज द वैल्यू इज एनी अदर देन एक्स इक्वल टू a sin omega t or minus a sin omega t, then this curve will change a little bit. Although the shape will be same, the concept will be same. जहाँ ke maximum वहाँ pe minimum, जहाँ pe maximum वहाँ ke minimum, ये कंसेप्ट सेम रहेगा, बट शेप थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, स्टार्टिंग पोजीशन चेंज हो जाएगी थोड़ी बहुत दोनों की, अगर इसके अलावा कोई इक्वेशन है तो। बट जो सेकंड ग्राफ है वो नहीं बदलता, इट शोज दैट ये कैसे वेरी करता है। सो सो ये वाली वैल्यू माइनस है और ये वैल्यू प्लस है। सो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का जो कर्व है वो जीरो पे जीरो होता है। सो दिस ब्लैक कर्व शोज द कर्व ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ए पे मैक्सिमम प्लस ए पे मैक्सिमम विच इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर, एंड द काइनेटिक एनर्जी विच इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू माइनस ए प्लस है जो जीरो रहेगी, और एक्स इक्वल टू जीरो पे वो मैक्सिमम हो जाएगी हाफ के स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ पे एक चीज जो मैंने नोट्स में नहीं मेंशन की, कि ये जो है ना वो टोटल एनर्जी रहती है, ये जो कर्व है वो टोटल एनर्जी का रहता है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी का रहता है, विच इज अ कांस्टेंट दैट इज हाफ के ए स्क्वायर। ये शो करता है कि सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। अगर सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स होता तो टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, वो बदलती रहती, बट वो कांस्टेंट रह रही है, विच अगेन शोज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देयरफॉर देयर इज नो एक्सटर्नल वर्क डन, और सिर्फ के और पी इंटरचेंज होती रहेगी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज स्प्रिंग मास सिस्टम। अब हम टाइप्स ऑफ दो दो सिस्टम हमें पढ़नी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो है स्प्रिंग मास सिस्टम एंड सिंपल पेंडुलम। तो मैंने एक सिंपल सी स्प्रिंग मास सिस्टम यहाँ पे शो की है डायग्राम में। अगर आप एक्स इक्वल टू जीरो उसकी सेंटर पोजीशन ले लेते हो, जहाँ पे जो स्प्रिंग है वो अनस्ट्रेच्ड लेंथ की रहेगी। जब ये एक्स इक्वल टू जीरो, स्प्रिंग मास सिस्टम का कब लिया जाता है, जब ये कौन सी लेंथ हो, तो इट इज अनस्ट्रेच्ड लेंथ। अनस्ट्रेच्ड लेंथ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो जीरो रहता है, ठीक है। तो ये केस को हम एक्स इक्वल टू जीरो मानते हैं, दैट इज मीन पोजीशन लिया माना जाता है। ओके, सो एक्स इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया, राइट साइड तक जाएगा प्लस ए, जब स्प्रिंग एक्सपांशन होगी के एक्स फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा है। फिर जब वो रिवर्स आएगा प्लस ए से माइनस ए की तरफ, तब जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो राइट साइड लगेगा। सारी फॉर्मूलाज के स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे ऑब्वियसली इन न्यूटन पर मीटर। वेलोसिटी एक्सीलरेशन के पी की जो फॉर्मूलाज जो ऊपर पड़ी सेम एज इट इज यहाँ पे अप्लाई होगी, वो सारी फॉर्मूलाज में कोई बदलाव नहीं आता किसी भी सिस्टम में। और टाइम पीरियड टी इक्वल टू पाई अंडर एम बाई के वो भी सेम है, और फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी विच इज वन बाय टी विच इज वन अपॉन टू पाई अंडर एम बाय के। ओके, नाउ स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड स्प्रिंग्स इन पैरेलल। स्प्रिंग कनेक्शन वही, अगर आपको
स्प्रिंग्स इन सीरीज जहां पर आपका दो सीरीज, दो स्प्रिंग जो है वो सीरीज में हो। आपको ऐसे पता है कि सीरीज कनेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करता है? तो करंट का तो आप लोग तो यहाँ से सपोज करंट आ रहा है तो सीधा सीधा करंट जाएगा दोनों में, अगर इसको एक वायर मानो तो ये सीरीज कनेक्शन हो गया। क्योंकि सीरीज कनेक्शन में यहाँ पर एसएचएम में स्प्रिंग्स का सीरीज कनेक्शन देखा जाता है। द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक शुड बी एडिशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल स्प्रिंग्स। ये करेक्ट डेफिनेशन है, बट आपको अगर सिंपल तरीके से आइडेंटिफाई करना है सीरीज कनेक्शन, तो आप एक करंट ले सकते हो कि लेट्स से करंट यहाँ से आया तो उसके पास एक ही रास्ता है जाने का, ये सीधा 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 सीधा, मतलब ये सीरीज कनेक्शन हो गया। और उस केस में इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर हम ये दो स्प्रिंग को एक स्प्रिंग से रिप्लेस करें तो इट इज गिवन बाय 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। रेजिस्टेंस की उल्टी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पैरेलल कनेक्शन में होती है रेजिस्टेंस के, बट स्प्रिंग्स के सीरीज में आएगी। और टी इक्वल टू 2 के टाइम पीरियड में ये नीचे जो के होता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, बट इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट लेना है आपको। ठीक है ना? स्प्रिंग्स इन पैरेलल, तो स्प्रिंग्स इन पैरेलल में भी अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहो तो द करेक्ट वे टू आइडेंटिफाई इज द नेट फोर्स इज एडिशन ऑफ बोथ द फोर्सेस दैट इज बोथ एक्टिंग ऑन बोथ द स्प्रिंग्स। अगर सिर्फ आइडेंटिफाई करना है तो आप करंट से ही वापस कर सकते हो कि लेट्स से यहाँ से कोई करंट आ रहा है लेफ्ट साइड, ये ब्लू वॉल पे करंट आया, अब ये दो पार्ट में जा सकता है, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो उसका इक्विवेलेंट अगर हम एक स्प्रिंग से रिप्लेस करें तो इस के की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए के इक्वल्स टू k1 + k2। द टाइम पीरियड मस्ट बी टी इक्वल टू 2 π√m/k, और नीचे जो के है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। हमेशा के अगर मल्टीपल स्प्रिंग्स हो तो इक्विवेलेंट ही लेना होता है इन टाइम पीरियड फॉर्मूला। नाउ द कॉम्बिनेशन क्वेश्चन कैसे हो सकता है? तो जो कहते हैं तीन स्प्रिंग्स लगी हुई है और फिर मास एम लगा हुआ है इसके अंदर, वापस वही कि अगर लेफ्ट साइड से करंट, मास के हमेशा अपोजिट साइड से आइडेंटिफाई करना है। जहाँ आप मास लगाए उसके अपोजिट एंड से आइडेंटिफाई करो, तो यहाँ से आइडेंटिफाई करें अगर हम, तो अगर यहाँ से कोई करंट आ रहा है दो पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब ये दोनों पैरेलल हो गई, तो k2 एंड k3 इन पैरेलल, फिर उसका जो इक्विवेलेंट आएगा k23 वो सीरीज में होगा k1 के साथ। तो पहले k23 पैरेलल में है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगी k2 + k3, और फिर जब ये k2 k3 वाला जो इक्विवेलेंट है उसको k1 से अगर हम सीरीज में लेंगे तो ये फॉर्मूला आएगी, तो फाइनल इक्विवेलेंट कांस्टेंट 1/k इससे निकल के आएगा हमारा। और फिर अगेन टाइम पीरियड अगर पूछा हो तो टाइम पीरियड में t इक्वल टू 2 π√m/k में जो k होगा वो ये वाला k रहेगा, दिस वन। ओके, जो उसको सिंप्लीफाई करने पे ये बनता है, अगर हम सिंपल एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें तो, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें k23 की, तो ये इक्वेशन जनरेट होगी। हाँ, एक सिस्टम याद रखना आप, ये रिड्यूस मास सिस्टम जहां पे एक स्प्रिंग के दोनों एंड पे अगर मास लगे हो तो एक फॉर्मूला निकल के आती है रिड्यूस मास म्यू विच इज इक्वल टू m1m2/m1 + m2। एंड टी टाइम पीरियड इस सिस्टम का ऑसिलेशन का रहता है 2 π√μ/k। डायरेक्टली लर्न कर लीजिए इस चीज को। नाउ स्प्रिंग इन कट इन टू पार्ट्स, हमेशा याद रखो द स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब जितनी बड़ी लेंथ उतना के की वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो इसको यूज करके हम अगर हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, अगर मैंने स्प्रिंग को दो पार्ट में कट किया है तो फर्स्ट पार्ट k1 की फॉर्मूला हो जाएगी L/L1 × k। अब ये k जो है वो ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, और L जो है वो टोटल लेंथ बिफोर कट। सिमिलरली k2 हो जाएगा L/L2 × k। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ एसएचएम एंड द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, आपको पेंडुलम तो पता ही होगा, एक लेंथ, एक थ्रेड, एक स्ट्रिंग से एक बॉब अटैच होता है, यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो मासलेस ली जाती है, और द फोर्सेस एक्टिंग आर टेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्प्रिंग mg vertically downwards. If I take the component of the tension t cos theta vertically up, t sin theta tangentially to the motion of the simple pendulum or the bob, and mg और t cos theta एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं because there is no vertical motion, or you can say there is no radial motion. But in tangential direction, t sin theta is the net force acting, which behaves as a restoring force. तो जब ये राइट साइड होता है तो टी साइन थीटा लेफ्ट साइड लगेगा। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि जब ये लेफ्ट साइड होगा तो टी साइन थीटा राइट साइड लगेगा इस डायरेक्शन में। दैट मींस टी साइन थीटा इज ऑलवेज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टू ब्रिंग बैक द सिंबल पेंडुलम और द ऑसिलेटर टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। तो यहाँ मैंने लिखा है वो। नाउ अगर हम इसके टाइम पीरियड की फॉर्मूला की बात करें, इसका डेरिवेशन अभी नेसेसिटी नहीं है। सो
टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब ये टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी में याद रखना एल जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ से छोटा होनी चाहिए, काफी छोटी होनी चाहिए, तो ये फॉर्मूला वैलिड है। बट इन जनरल अब ये अगर ये एक सिंपल सिस्टम हो तो ये फॉर्मूला है इस केस के लिए। बट अगर इसी केस के लिए इस सिस्टम में थोड़े बदलाव किए जाए तो हमेशा याद रखो इन जनरल टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन ए इफेक्टिव होता है, वेर ए इफेक्टिव इज द नेट एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉब ऑफ पेंडुलम। अब इसके हम थोड़े केसेस मैंने नीचे मेंशन किए, वो केसेस ऑलमोस्ट कवर तो कर रहे हैं सारी टाइप जो आपकी जनरली पूछी जाती है। द फर्स्ट, डायग्राम बराबर प्रिंट नहीं हुआ बट आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो। ये मैंने एक लिफ्ट बनाई है यहाँ पे, ये बेसिकली एक लिफ्ट है और उसमें ये सिंपल पेंडुलम रखा गया है। अब अगर ये लिफ्ट जो है उसमें अगर सिंपल पेंडुलम लगा है और अगर ये ऊपर या नीचे एक्सेलरेट कर रही है, तो अगर ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है विथ ए एक्सेलरेशन तो ए इफेक्टिव होगा G+A इफ द लिफ्ट इज गोइंग अप। और अगर G-A है, सॉरी अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो ए इफेक्टिव होगा G-A। और अगर लिफ्ट ना ऊपर एक्सीलरेट करिए ना नीचे एक्सीलरेट करिए, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो ए इफेक्टिव जी के इक्वल हो जाएगा, याद रखना। ओके। अगर किसी पेंडुलम को एक मूविंग कार में रखा है जो एक्सेलरेट कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ए, तो अब अगर हम इसका थोड़ा आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो इस चीज के ऊपर यहाँ पे जो बॉब है उसके ऊपर mg नीचे लग रहा है, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो है वो सुडो फोर्स की हम ऐसे मान सकते हैं कि ऐसे लगेगा, तो नेट एक्सेलरेशन ऐसे जनरेट होती है। ओके। अब अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो उस केस में द इफेक्टिव एक्सेलरेशन इज गिवन बाय अंडर रूट G² + A² वेयर इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। अगर इसी सिंपल पेंडुलम को हमने एक लिक्विड में रखा है तो उस केस में इस चीज के ऊपर यहाँ पे जो बॉब है उसके ऊपर नीचे mg लग रहा होता है और ऊपर बॉयंट फोर्स लग रहे होते हैं, तो हमें इस बॉयंट फोर्स की जो इफेक्ट है वो कंसिडर करनी पड़ती है। तो वही इफेक्ट मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में कंसिडर किया, दैट इज ए इफेक्टिव इज G-, बिकॉज mg नीचे लग रहा था और ऊपर की डायरेक्शन में बॉयंट फोर्स लग रही थी तो हमें माइनस करना पड़ेगा। दिस G-, ये ऊपर वाली जो है रो Vg वो बॉयंट फोर्स की इक्वेशन है डिवाइड बाय मास, तो ये एक्सेलरेशन बन जाता है। तो इट इज G- रो एफ वी बी G/m, where rho f is density of fluid, Vb is volume of the body inside liquid। अगर ये पूरा बॉब है पानी में तो ये जो Vb है वो V के इक्वल हो जाएगा, दैट इज टोटल वॉल्यूम। बट अगर आधा अधूरा है, थोड़ा सा बाहर है थोड़ा सा नीचे है, तो जितना पोर्शन पानी या लिक्विड के अंदर हो उसी को कंसिडर करते हैं न्यूमरेटर में। G इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड डिवाइड बाय m इज द टोटल मास ऑफ द बॉब। अब मास को हम डेंसिटी के रिलेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे जो नीचे डेंसिटी होगी वो डेंसिटी ऑफ सॉलिड होगी और वॉल्यूम V जो है वो पूरा लिया जाएगा, V इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एंड रो एस इज डेंसिटी ऑफ द बॉडी। ओके। नाउ अनदर केस, पेंडुलम टेकन टू अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो उस केस में आपको पता है ग्रेविटेशन तो आता ही होगा, दैट G चेंजेस। तो अगर h जो हाइट ले जा रहा है उसको ऊपर सरफेस के ऊपर, अगर वो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटी है तो हम उसका अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, G' इक्वल टू G इंटू ब्रैकेट 1 - 2h/re। तो ए इफेक्टिव डायरेक्टली ये G' हो जाता है। और अगर हाइट रीजनेबल है, ज्यादा है या रीजनेबल है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब ये कंडीशन नहीं है, तो ए इफेक्टिव इक्वल टू G', वेयर G' इक्वल टू G/1 + RE/hd होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे एक चेंज होगा, मैंने फॉर्मूला शायद गलत लिख दी गलती से। इट विल बी G/1 + h/RE होल। ओके। या सॉरी फॉर दैट। अब अगर पेंडुलम को हम अर्थ के अंदर ले जाते हैं डेप्थ दी, तो फॉर्मूला ऑफ ए इफेक्टिव इज G' इक्वल टू G इंटू ब्रैकेट 1 - d/RE। ये भी आपने ग्रेविटेशन के टॉपिक में पढ़ ली होगी। एंड अगर आप कोई दूसरे प्लेनेट पे ले जाते हो पेंडुलम को, तो ए इफेक्टिव इक्वल टू G' उस प्लेनेट की ग्रेविटी लेनी है आपको।
एंड लास्ट सेकंड्स पेंडुलम अगर आपको बोला जाए कहीं पे क्वेश्चन में, तो आपको इनडायरेक्टली वो लोग बता रहे हैं कि पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड क्या लेना है आपको, 2 सेकेंड्स। यहाँ पर आपका वन शॉट फिनिश होता है सिंपल हार्मोनिक का। आई होप दिस ये वीडियो जो है वो आपके लिए काम की रहेगी, एंड आपको पूरा चैप्टर क्विकली रिवाइज करवा देगी। फॉर्मूलाज भी सारी अंदर इंक्लूडेड है, आपको सिर्फ देख के लर्न करनी है फॉर्मूलाज को, एंड सम सॉल्व करने हैं। थैंक यू।